नमस्कार। बीच बहस कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। कोविड काल भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसका असर अभी भी लोगों पर पड़ रहा है। साथ ही कड़ाके की ठंड से भी लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। इन सभी वजहों से बड़ी संख्या में लोग मौसमी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो इस मौसम में लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही हैं और उनसे बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इन सभी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सौरभ रावत, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल के अंदर। डॉक्टर सौरभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आजकल कौन सी बीमारी के मरीज सबसे ज़्यादा आपके देखने में आ रहे हैं? अभी सबसे ज़्यादा जो बीमारियां चल रही हैं उनमें सबसे प्रमुख है कॉमन कोल्ड, जिसको हम फ्लू कहते हैं। सर्दी खांसी जुकाम जिसके जो मरीज़ हैं वो अभी सबसे ज़्यादा तादाद में है जी। इसके अलावा ब्रेन हैमरेज, ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक के पेशेंट्स है। सर्दियों का समय है, अभी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ड्राइनेस, डर्मेटाइटिस, इसके अलावा एक्जिमा वगैरह जिनके होते हैं, ये सब काफ़ी बढ़ गए हैं। जी। सर्दियों के अंदर धूप का लोगों को बहुत चाव रहता है, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है तो सभी लोग धूप में बैठना पसंद करते हैं। जहाँ धूप हमारे स्वास्थ्य के लिए वैसे बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो क्या किस तरह से कौन कौन से नुकसान है धूप में ज़्यादा बैठने से, और उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? धूप में बैठने से काफ़ी पेशेंट्स आते हैं सनबर्न के। जी। ये यूजुअली सनबर्न उन इलाकों में ज़्यादा रहता है जहाँ पे ठंडी ज़्यादा रहती है, जहाँ पे स्नो वगैरह ज़्यादा रहता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपको माफ़ करिए, आपको वो बीच में टोक रही हूँ, लेकिन इसको हम कहें तो फ्रॉस्ट बाइट भी बोला जाता है, या इसको सनबर्निंग बोलते हैं? बहुत न्यून, फ्रॉस्ट बाइट अलग चीज़ है। फ्रॉस्ट बाइट ये होता है कि किसी अंग नीला पड़ जाता है या फिर काला पड़ जाता है ठंड के कारण। वो 0 से लोअर तापमान में रहता है। सनबर्न होता है स्किन के सुपरफिशियल बर्न्स की जैसी होती है। जैसे अगर आँख से त्वचा जली है, वैसे ही सनबर्न से सन की गर्मी से त्वचा जल जाती है। वो सुपरफिशियल बर्न टाइप का रहता है। जी जी जी। तो दोनों में अंतर है। और अभी सनबर्न काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं क्योंकि ठंडी ज़्यादा है, लोग धूप में ज़्यादा रहते हैं। और उससे शुरुआत में सनबर्न में पहले चेहरा जलता है, फिर रेडनेस दिखने लगती है उस पर। रेडनेस दिखने के बाद धीरे धीरे उसमें हल्की सी किसी केस में पपड़ी आने लगती हैं और स्कैब निकलने लगते हैं। उसको बचने का इलाज भी बहुत सरल है कि हम लोग अच्छा खास करके चेहरे और नेक, फेस वगैरह पे हम लोग अच्छे प्रोटेक्शन लें धूप में बैठते हुए, और एक सनस्क्रीन का इस्तेमाल भी काफ़ी अच्छा विकल्प है। जी। सनस्क्रीन की जहाँ बात आती है तो वहाँ हमेशा SPF फैक्टर की हम बात करते हैं, तो वो आप कितना बताएंगे कि इतना तो कम से कम होना ही चाहिए? अगर हम घर में नॉर्मल हमारा एक्सपोजर है तो उसमें कम से कम इतने SPF की तो क्रीम हमें लगानी ही चाहिए। सनस्क्रीन 2 तरह की रहती है, एक फिजिकल सनस्क्रीन है, केमिकल सनस्क्रीन। जो फिजिकल सनस्क्रीन रहती है उसमें केवल सनस्क्रीन लगाने के साथ ही वो एक्शन चालू हो जाता है, और जो केमिकल सनस्क्रीन होती है उसमें कुछ समय के बाद एक्शन चालू होता है। तो अगर हम लोग केमिकल सनस्क्रीन ले रहे हैं तो उसमें SPF हम देखें, जितना SPF हम देख रहे हैं, जैसे सन प्रोटेक्शन फैक्टर, ये बचाने के लिए सन प्रोटेक्शन फैक्टर जितना अच्छा होगा उतना ही इफेक्टिव क्रीम रहेगी। अमूमन हम लोगों ने देखा है कि हमारे यहाँ ठंडों में इंडिया में SPF 30 के ऊपर वाली क्रीम काफ़ी अच्छी इफेक्टिव है। 35 के ऊपर जो क्रीम्स हैं वो अच्छे हैं। 50 और भी बेटर है, लेकिन जितना SPF है उतनी देर हम पहले उसको सन से अप्लाई करें उसको, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। जी, हमको ये हमेशा हम सुनते आए हैं या समझते आए हैं कि सबसे पहले चेहरे पे सनस्क्रीन लगानी चाहिए, उसके बाद कोई दूसरा मॉइस्चराइज़र या क्रीम लगानी चाहिए। क्या ठीक है ये बात? सनस्क्रीन आजकल जो भी आ रही है उनमें मॉइस्चराइज़र और बाकी चीज़ें इंक्लूडेड आ रही हैं। अच्छा। तो वैसा उसकी ज़रूरत नहीं है कि हम लोग अलग से मॉइस्चराइज़र लगाएं उसमें। जी बिल्कुल। तो ये तो हुई धूप में बैठने की बात, लेकिन सर्दियों के साथ हार्ट अटैक के मरीज भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। हर जगह बार सब जगह हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, टीवी में भी आता है कि किस तरह इस मौसम में हार्ट अटैक से बचें। तो उसके लिए आप क्या बताएंगे कि क्यों होता है इस मौसम में ज़्यादा हार्ट अटैक? सर्दियों में सर्दी से बचाने के लिए बॉडी का मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। बॉडी का जब मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है तो अगर किसी में पहले से ही
हार्ट की ध्वनियाँ सिकुड़ी भी हैं, जो कि ठंड के कारण और सिकुड़ सकती हैं, वो उस मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट को कभी कभार मीट नहीं कर पाते, कभी वो पूरा नहीं कर पाते। इस कारण वो हार्ट को सप्लाई, ब्लड सप्लाई उतनी नहीं पहुंच पाती। इस कारण हार्ट अटैक अमूमन सर्दियों में हम लोग देखते हैं। हार्ट अटैक बचने से सबसे ज़रूरी है कि इसकी तैयारी शुरू से ही की जाती। आप जब पहले से ही अपनी जीवन शैली अच्छी रखें, अल्कोहल सिगरेट से दूर रहें, नियमित रूप से व्यायाम करें और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अपने को शुरुआत से ही करना पड़ेगा। और जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनको इस मौसम में काफ़ी सावधानी वैसे भी बरतनी पड़ती है। हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं उनको जनरली कहा जाता है कि वो जैसे कई लोग सुबह अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुबह जल्दी उठ के वॉक पे जाते हैं, तो इस मौसम में मना भी किया जाता है कि बहुत जल्दी वो लोग वॉक पे ना जाएं, थोड़ा लेट जाएं, धूप निकल जाए उसके बाद जाएं। और खान पीने के अंदर आप क्या सावधानियों के लिए कहेंगे, क्योंकि हैवी खाना भी खाया जाता है सर्दियों में काफ़ी? खाने पीने का ये रहता है कि सर्दियों की सबसे अच्छी बात ये भी है कि हरी सब्जियां बहुत अच्छी आती हैं, उसमें विटामिन मिनरल्स ये काफ़ी अच्छी तादाद में रहते हैं। तो ये हम लोग इंडियन कल्चर में हमारे ऑलरेडी हरी सब्जियों का काफ़ी चलन है, तो हम लोग ठीक है मीठा और फैटी डाइट कम करें, लेकिन हरी सब्जियों को भी अपना उसके साथ बैलेंस बना के रखें। जितना घी और मीठा गुड़ खा रहे हैं तो हरी सब्जियां भी उतनी ही हमारे खाने, घी और मीठा गुड़ पहले मेहनत लोग ज़्यादा करते थे तो उतना जस्टिस कर जाते थे। अभी उस हिसाब का मेहनत भी करना पड़े। जी बिल्कुल। हार्ट अटैक के साथ साथ ब्रेन स्ट्रोक के भी मरीज काफ़ी सुनने को मिल रहे हैं इन दिनों, उसका क्या कारण है, किस वजह से? ब्रेन स्ट्रोक दो तरह से होते हैं, एक तो या तो ब्रेन में नस फट जाना या फिर ब्रेन में नस में एक खून का थक्का जम जाना। जो खून का थक्का जमने का होता है उन केसेस में तो हार्ट वाले पेशेंट्स में ये काफ़ी कॉमन है। तो जब भी हार्ट अटैक वगैरह ये सब चीज़ें बढ़ेंगी तो उस टाइम भी रहेगा। दूसरा जो अभी कोविड-19 हुआ उसके बाद भी हम लोगों ने देखा कि इन मरीजों की तादाद बढ़ी है। वो कहीं ना कहीं जब भी कोई इन्फेक्शन होता है या कोई बीमारी से आदमी निकलता है जो कि 15-20 दिन महीना भर चलती है, उसके बाद शरीर में इम्यूनिटी कम होती है। दूसरा एक अंदर से सूजन काफ़ी रहती है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स बोलते हैं हम लोग, वो रिलीज़ होते रहते हैं, वो भी इस चीज़ों में बहुत परेशान करते हैं। वो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स 1.5 से 2 महीना उसको लगता है, जो कि रक्त ध्वनियों की सूजन बढ़ा देते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं, अनकंट्रोल डायबिटीज़ कर देते हैं। तो वो सब रिलेशन पूरा मिलके इन सब मरीजों की तादाद बढ़ जाती है। जी। तो जब हम खान पान के तो हिदायत दी ही जाती है, तो सर्दियों में जैसे हार्ट अटैक है, ब्रेन स्ट्रोक है, इसके साथ साथ व्यायाम के ऊपर भी जोर दिया जाता है कि व्यायाम भी उतना ही करना चाहिए। तो कोई खास तरह के व्यायाम है जो करने चाहिए और कोई खास ऐसे जो नहीं करने चाहिए इस वक्त? इस वक्त आप नॉर्मल अपने जो भी व्यायाम है, जैसे योग है, योग बहुत ही बढ़िया है जी। योग अच्छा से करना चाहिए लोगों को। जो वॉकिंग है, रनिंग है, साइकिलिंग है, वो अच्छे से करना चाहिए। जो कार्डियो एक्सरसाइजेज है जी, वो थोड़ा रुक के करनी चाहिए। वो ये देखना चाहिए कि आपका, क्योंकि कार्डियो एक्सरसाइज या इंटेंसिव एक्सरसाइजेज जो भी रहती हैं वो एकदम से हार्ट पे बहुत प्रेशर देती है। और अगर एचडी एक्सरसाइज जो बोलते हैं, हाई डेंसिटी जो करते हैं जी जी, तो अगर वो एकदम से हम लोग करते हैं बिना ट्रेनिंग के जी, क्योंकि वो एक्सरसाइज करने के लिए उस लेवल तक आपको शरीर को ट्रेन भी करना पड़ता है। ये आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है कि इसके लिए विदाउट ट्रेनिंग हमें नहीं करनी चाहिए ऐसी एक्सरसाइज। वो आप धीरे धीरे अपने लेवल बढ़ाते रहें और उस लेवल पे पहुंच के वो करें जी। लेकिन अगर बिना अनट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करेंगे तो शरीर को उस तरह से आपने तैयार किया नहीं है और आपने स्ट्रेस उससे डबल डाल दिया है। जी बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादातर देखते हैं लोग बाग बिना ज़्यादा सोचे समझे कि अरे बहुत ज़्यादा खा रहे हैं इन दिनों, बहुत हैवी खाना खा रहे हैं, तो एकदम से जिम में जाना शुरू कर देते हैं और वहाँ मशीनों की पूरी जानकारी हुए बगैर वहाँ पे एक्सरसाइज करना और का अच्छी मतलब हैवी वो करना शुरू कर देते हैं। तो ये गलत है, ये इस तरह से इनको बचना चाहिए इन चीज़ों से। इनको पूरा ध्यान से पढ़ के और जी किसी ट्रेनर के अंदर में करें, अच्छे ट्रेनर के अंदर इनको, और पहले से ही ट्रेनर को भी अपने जो भी उनकी शारीरिक स्थिति है, किसी भी बीमारी कोई भी है, उसको पहले से बताकर उसके बाद ही एक्सरसाइज करनी चाहिए। इंटेंस ट्रेनिंग में हमेशा एक अपना रूटीन चेकअप करवा के अगर आप इंटेंस ट्रेनिंग करें तो ज़्यादा बेटर है। जी जी जी।
तो ये तो हुई हार्ट स्ट्रोक और ब्रेन स्ट्रोक की बातें। सर्दियों में रूखी त्वचा भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग बाग कहते हैं हम इतना मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, मालिश भी करवाते हैं, लेकिन फिर भी ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है। सर्दियों में ड्राइनेस स्किन में बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि ठंड का मौसम रहता है, त्वचा जल्दी से ड्राई हो जाती है। खास करके जो ब्लोअर्स वगैरह हम लोग चलाते हैं उसमें भी वो नमी सोख लेता है। जी जी। और एनवायरनमेंट में इतनी नमी रहती नहीं है, तो इसके लिए हम लोगों को ऊपर से नमी देनी पड़ती है। जो हमारे शरीर के अंदर जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो इतना अच्छा वर्क नहीं कर पाते, तो वो पूरी पूर्ति नहीं कर पाते। तो जब वो पूरी पूर्ति नहीं कर पाते, जैसे गर्मियों में पसीनों के साथ स्वेट निकल जाता है, तो वो एक ऑयलिंग दे देता है। इसमें वो उतना फंक्शन आता नहीं है उन ग्लैंड्स का, तो ड्राइनेस रहती। तो इसको हम लोगों को ऊपर से भरपाई करनी पड़ेगी। उसके लिए फिर हम क्रीम भी लगाते हैं, ऑइंटमेंट लगाते हैं। जी जी। क्रीम होती है जिसमें खुद में वाटर कंटेंट अच्छा होता है, और मॉइस्चर होता है जो उस वाटर कंटेंट को रोके। उसमें खुद में वाटर कंटेंट इतना नहीं रहता। तो हम लोग क्रीम जिसकी बहुत ज़्यादा ड्राई है वो क्रीम लगाते हैं पहले, फिर उसके ऊपर हम मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, वो उसके ऊपर हम ऑइंटमेंट लगाते हैं। जी जी। जो पेट्रोलियम जेली और ये ऑइंटमेंट है वो उस मॉइस्चर को उड़ने नहीं देता। जी। तो इन दोनों का अच्छे से मिश्रण करके हम लोग त्वचा अच्छी रख सकते हैं। जी। सर्दियों में ये भी देखा गया है कि हम बैठते हैं, खाना तो हम अच्छे से खाते हैं लेकिन पानी पीना भूल जाते हैं। पानी का इंटेक बहुत कम हो जाता है सर्दियों में। तो इसके कमी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, खासकर कि जिन क्षेत्रों में जिनका पानी हार्ड है उसमें स्टोन के पेशेंट बहुत बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर किडनी रेगुलरली फ्रेश नहीं होती रहेगी और कहीं भी फ्लो में रुकावट आएगी, वहीं पे स्टोन बनता है। तो उन केसेस में स्टोन्स की प्रॉब्लम रहती है। और पानी का रिक्वायरमेंट तो हर पूरी बॉडी के हर सिस्टम के लिए ज़रूरी है। सर्दी गर्मी हमेशा ही पानी तो चाहिए। त्वचा का ले लीजिए, स्किन में भी ड्राइनेस रहती है, ब्लेमिशेस, रूखापन काफ़ी आ जाता है, उसमें भी ऑयल उतना नहीं बनेगा। इसमें स्टोन्स की प्रॉब्लम बहुत रहती है। ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स में भी अगर आप देखेंगे, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स में भी, उनमें भी पानी का रिक्वायरमेंट रहता है। ऐसा नहीं है कि ब्लड प्रेशर किसी का ज़्यादा है तो पानी की रिक्वायरमेंट कम है। हाँ जी बिल्कुल। तो पानी एक काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है बीमारियों से बचने के लिए। तो ये खास हिदायत देनी चाहिए हमारे दर्शकों को कि सर्दियाँ हैं, भले ही प्यास ना लगे, लेकिन अपने पानी का जो इंटेक है उसको वो पूरी तरह बनाए रखें और सही अंतराल के बीच में पानी पीते रहें, ताकि बहुत सारी बीमारियों से वो बचे रहेंगे। इस वजह से खून गाढ़ा नहीं होगा और भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं। पानी बहुत हेल्पफुल है। पानी बहुत हेल्पफुल रहता है। त्वचा से संबंधित और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इस सर्दियों के मौसम में ज़्यादा नज़र में आती हैं? सर्दियों के मौसम में फंगल इन्फेक्शंस काफ़ी रहते हैं, जिनको हम रिंगवर्म या दांत खाद खुजली बोलते हैं। वो काफ़ी कॉमन रहते हैं क्योंकि हाइजीन उतनी प्रॉपर हो नहीं पाती, आदमी उतना जल्दी वॉश ले नहीं पाता। तो और ड्राइनेस के कारण जब सूखापन होता है स्किन में तो छोटे छोटे कट्स लगते हैं जहाँ बैक्टीरिया और बाकी इन्फेक्शंस काफ़ी अच्छे से पनप जाते हैं। तो स्किन की रेगुलर ऑयलिंग और मॉइस्चराइज़र से ये बीमारियाँ भी कम रहती हैं। अगर लगे शुरुआत में ही इनके लिए आप उचित डॉक्टर को दिखाएं। और एक्जिमा जिन पेशेंट्स को पहले से है, एक्जिमा वगैरह, ये सब भी चीज़ें सर्दियों में काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो उन लोगों को भी अपना ध्यान रखना चाहिए। सूखेपन, जैसे ही त्वचा ड्राई होगी एक्जिमा के सिम्टम्स बढ़ने लगेंगे, उन लोगों में खुजलियाँ ज़्यादा रहेंगी। जैसे खुजाएंगे फिर और ड्राई स्किन में खुजाते हैं, वैसे ही कट्स आते हैं, फिर वही इन्फेक्शन और बाकी सब चीज़ें प्रोलॉन्ग रहती है। इस मौसम में बाल झड़ने की भी बहुत शिकायत होती है। जैसे मैं तो खुद अपने लिए कहूँगी कि इन दिनों जैसी सर्दियाँ आती हैं तो लगता है बालों का झड़ना थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। वो किस वजह से होता है और बालों का झड़ना? जो पहली बात तो जो टेम्परेरी हेयर लॉसेस होते हैं जो कि वेट फ्लक्चुएशन या मौसम फ्लक्चुएशन के कारण आते हैं, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में रिवर्सिबल होते हैं, मतलब वापस आ जाते हैं, टेम्परेरी लॉसेस होते हैं। स्टिल हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी पेशेंट्स में ऐसा परेशानी आती है, खासकर कि जो स्किन रूखी रहती है उसमें डैंड्रफ वगैरह काफ़ी लोगों को रहती है। दूसरा, जैसे ही न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी या फ्लू, कॉमन कोल्ड फ्लू वगैरह जैसे ज़्यादा रहते हैं सर्दियों में, उन केसेस में इम्यूनिटी डाउन होती है, फिर स्किन बॉडी थोड़ी वीक रहती है, तो हेयर फॉल चालू हो जाता है। वो उसका एक सिम्टम है जो कि आप वापस
उस टाइम पे अगर कभी फ्लू है, जब कभी आप बीमार पड़े, उस टाइम पे आप मल्टीविटामिन्स और हरी सब्जियां और खान पान के फ्रूट्स वगैरह से, उनसे अच्छा रिवर्सिबल है ये बालों का झड़ना, एलोपेशिया जो है। ओके, अभी आपने फ्लू की बात करी, उससे मैं ये जानना चाहूँगी कि फ्लू पहले भी हमेशा से ही होते आए हैं, सर्दियाँ शुरू होती हैं, खांसी जुकाम, ये सब एक नॉर्मल सी बातें हुआ करती थी, पहले होता था, ठीक हो जाया करता था, लेकिन अब की बार जो देखने में आ रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, और ख़ास तौर पे कोरोना के बाद में, तो ये बहुत लंबे टाइम तक एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे लोगों को महीना भर हो गया, अभी तक उनकी खांसी ठीक नहीं हो रही है, सांस लेने में तकलीफ बराबर बनी हुई है, तो इसके लिए क्या उपाय करें और ये क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा? अगर हम लोग इंडियन स्टडीज़ देखें तो इंडिया में अमूमन ये देखा जाता है कि एक एडल्ट सर्दी के मौसम में कम से कम 4 से 5 बार और बच्चा 5 से 7 बार बीमार होता है जी, एवरेज जी। वो मोस्टली फ्लू रहता है। फ्लू जो वायरस के वजह से होता है, जो कि सर्द मौसम में हवा में फैल पाता है, गर्मियों में वो नहीं फैल पा सकता। ओके, वो मर जाता है, उसके लिए वो टेम्परेचर नहीं है, वो ठंड Suitable में ही conditions सूटेबल नहीं होती। कंडीशंस नहीं है, जी। ठंड में ही उसको सूटेबल कंडीशंस मिलती है। ओके, तो फ्लू यूजुअली वैसे भी होता है। जी, अभी हम लोग देखें तो अभी कोविड के अंतराल में लोगों का इंटरेक्शन, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन काफ़ी कम हो गया था, जी, और फ्लू फैलता ही पीपल टू पीपल इंटरेक्शन से, जी। स्पेशली जहाँ पे हम स्कूल, कॉलेजेस, जी, जहाँ पे भी ऑफिसेज gatherings वगैरह, जहाँ ज़्यादा पे भी हैं, गैदरिंग क्यों- ज़्यादा होंगी, जी, वो कम हुआ बिल्कुल। तो फ्लू कम फैला। जी, और जब भी फ्लू कम फैला तो लोगों की इम्यूनिटी कम होती रही, क्योंकि जी। छोटे छोटे बीच बीच में इन्फेक्शन होते हैं, जी। उससे इम्यूनिटी बनी रहती है। जी, तो एकदम से जब अंतराल के बाद इन्फेक्शन होते हैं, तो जी। वही इन्फेक्शन थोड़े से लंबे भी चल सकते हैं। ओके, क्योंकि हम ये सुना करते थे, हाँ, कि जैसे बच्चे बीमार पड़ते हैं, हम चिंता करते थे, तो हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहा करते थे कि कोई बात नहीं, बच्चे साल में इतनी बार बीमार इतनी बार पड़ते ही हैं, इनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, इससे इनकी ताकत बढ़ती है इसके अंदर। तो ये कोविड क्या के बाद वाकई में सही चिंता बात भी है बढ़ा ये? दी गई है। जी, चिंता भी बढ़ गई है। तो अब बच्चे बीमार होते हैं तो हम डर जाते हैं, जबकि हाँ। पहले नॉर्मल बात हुआ करती थी कि सर्दी जुकाम जैसे मौसम बदलता है तो बीमारियां होती ही थी। जी। तो उसमें ये सही बात थी कि वो लोग यही कहा करते थे कि इम्यूनिटी बढ़ती है, Immunity बढ़ती तो मतलब साल में 4-5 बार बीमार पड़ना भी ज़रूरी है। या अगर ऐसा होता है तो कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात प्रोलॉन्ग नहीं है। बीमारी ना रहे। बस मैं ये prolonged बोल रहा हूँ कि नहीं अपर होनी चाहिए। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, जिसमें सर्दी, जी। खांसी, जुकाम रहती है, जी, जिसमें सांस लेने की परेशानी नहीं आती, जी, जी, जब जी, तो वो अगर लिमिटेड दौरान पे रहती है तो उससे इम्यूनिटी भी बनी रहती है। जी, बिल्कुल। आमतौर पे हमको कहा जाता है, जहाँ हम खान पान की बात करते हैं, कि जब भी होता है खान पान और बीमारियां सब जुड़ी हुई हैं आपस में, तो हाई प्रोटीन डाइट लेने की बात कही जाती है। तो क्या सर्दियों में भी इसी को बरकरार रखना चाहिए, या कुछ और ख़ास चीज़ों को इसके साथ में इंक्लूड करना चाहिए? क्योंकि कई तरीके की डेफिशिएंसीज, छोटी छोटी चीज़ों की डेफिशिएंसीज ही होती हैं जो एक बीमारी के रूप में उभर कर आती हैं। तो इसके लिए आप कुछ खास बताएंगे? खाने में खान-पान 3 से कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट रहते हैं, जिसमें जी। कि कार्बोहाइड्रेट रहता है, फैट रहता है, प्रोटीन रहता है, मिनरल्स एंड विटामिन्स। जी, इन सब का बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज़ ज़्यादा लेते रहे, जी, बैलेंस ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। बैलेंस अगर नहीं होगा तो वो ठीक नहीं है चीज़, क्योंकि रिक्वायरमेंट फैट का भी है, कार्बोहाइड्रेट का भी है, प्रोटीन का भी है, विटामिन और मिनरल्स का भी है। तो बैलेंस ज़्यादा ज़रूरी है। जी, तो बिल्कुल। बैलेंस बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रोटीन का अगर रिक्वायरमेंट देखें तो 1 से 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे एक आदमी का रिक्वायरमेंट रहता है। जी, जी, तो इतना अगर आपने रिक्वायरमेंट पूरा किया है जी, तो अनुमान ठीक। कोई दिक्कत आती नहीं। जी, जी, हाँ, अगर आप अपने बॉडी का प्रारूप बदलना चाहते हैं, जैसे काफ़ी लोग हैं जिनको लगता है उनके फ़ैट की मात्रा बढ़ गई है, जी, तो वो फ़ैट कम करके प्रोटीन की तरफ ज़्यादा जाते हैं। जी, वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस अलग है, लेकिन अगर हम जी। लोग नॉर्मल रूटीन में अगर लोगों की बात करें, जी, उसमें बैलेंस डाइट का ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। जी, बिल्कुल। सर्दियों में कुछ जनरल बातें भी मैं जानना चाहूँगी कि हम, ताकि दर्शकों को बता सकें कि अपने जैसे आँखों का, बालों का या दांतों का, इसमें कुछ खास ख्याल रखना चाहिए हमें खान पान से जुड़े हुए। दांत, हाथ और बालों के लिए मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि जितनी भी बीमारियां हैं जो आप जी। नॉर्मल ध्यान रख सकते हैं, वो जी। ये है कि हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल ज़रूर। हेल्दी लाइफस्टाइल ज़रूरी है। और जी। दूसरा, अगर कहीं पे भी आपको कोई भी समस्या लगे जी, तो आप तुरंत एक स्पेशलिस्ट को उस चीज़ के लिए दिखा लें। जी, चीज़ बढ़ने के बाद उसको दिखाने में कोई समझदारी नहीं जी, है, शुरुआत शुरुआत में। ही उसमें दिखा लें। जी, जैसे आँखों में अगर लग रहा है आपको कि
वीकनेस है या कोई और परेशानी है, जी ड्राइनेस है, इन मौसम में कंजक्टिवाइटिस भी काफ़ी लोगों को होती है जी। तो उसके लिए अगर शुरुआत में अपन दिखाते हैं तो काफ़ी इजीली वो निकल जाते हैं। जी बिल्कुल। चलते चलते अब हमारे पास वक्त कम ही बचा है डॉक्टर साहब, कुछ खास आप बताना चाहेंगे लोगों को सर्दी से जैसे बचने के लिए? धूप में तो बैठते हैं, लेकिन धूप में कितनी देर बैठना चाहिए या इससे ज़्यादा देर नहीं बैठना चाहिए? और शरीर के किन अंगों को, जैसे हाथ पैर अपन बैठते हैं, कई लोग पीठ करके बैठते हैं, तो उसमें कितनी देर ज़रूरी है? क्योंकि विटामिन डी के लिए जो बोला जाता है धूप का सबसे अच्छा, धूप जो है वो उसका सबसे अच्छा स्रोत है, तो इस बारे में कुछ और बताइए धूप से जुड़ी हुई उसके अंदर, ताकि लोग उसका पूरा, राजस्थान में हम रहते हैं तो धूप का हमें को ये हमारा सौभाग्य है कि इतनी अच्छी धूप निकलती है, सन एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है लोगों को। धूप अच्छी रहती है लोगों को, सबको उसका पूरा अच्छा एक्सपोजर रहना चाहिए। जो सबसे अच्छी धूप बोलते हैं वो मॉर्निंग और इवनिंग टाइम की धूप रहती है जी। जो सूरज उगते हुए और जो धूप मिलती है जी। वो काफ़ी अच्छी धूप मानी जाती है। जी। दिन की भी धूप रहे। आप विटामिन डी की बात कर रहे हैं, विटामिन डी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि विटामिन डी स्पेशली वेजिटेरियन डाइट्स में जी उसमें इतनी मात्रा होती नहीं है जी। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से लोग बहुत सारे अननोटिस रहते हैं, जो जिनके हाथ पैरों में, कमर में दर्द, लेथार्जी वगैरह जो रहती चीज़ें हैं। काफ़ी लोगों के कमर में दर्द रहता है काफ़ी लंबे टाइम से, लेकिन वो समझ ही नहीं पाते कि विटामिन डी की वजह से। लोग अपनी कार्यशैली और उस हिसाब से बोलते हैं। स्पेशली जो मरीज, जो लोग धूप का जिनका इतना रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता है, जो कि ऑफिसेज में अपना पूरा दिन निकाल देते हैं, उनके लिए धूप बहुत ज़रूरी है और उसका संतुलन भी ज़रूरी है। अगर मान लीजिए किसी को, जैसे फीमेल्स में किसी का मेलाज्मा या ब्लैक स्पॉट, पिगमेंटेशन से इन सब की प्रॉब्लम है, तो वो अपने जो कॉस्मेटिकली इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनको ढक के धूप ले, बाकी शरीर में ले सकते हैं। चेहरे को ढक के, पीठ करके बैठ के वो अपन उसका, क्योंकि धूप अवॉइड करना तो कोई सोल्यूशन नहीं है, वो है भी गलत। जी, सही तरीके से उसको सही तरीके से उसको लिया जाए। बिल्कुल। बुजुर्गों के लिए कुछ खास सलाह देना चाहेंगे सर? बुजुर्गों में वही मैं बोल रहा हूँ, बुजुर्गों में इस मौसम में जो सबसे ज़्यादा कॉमन कोल्ड लें, चाहे कोई भी वायरल डिजीज़ लें, जी, वो विकराल रूप तब लेती है जब आपकी इम्यूनिटी और शरीर की प्रतिरोधक पावर उतनी नहीं होती है। जी। तो स्पेशली ओल्ड एजेस में इम्यूनिटी और बॉडी की स्ट्रेंथ उतनी नहीं रहती है, तो इन लोगों को इस वर्क को अपना खास ध्यान रखना चाहिए। इस चीज़ों, ठंड से भी बचना चाहिए। ड्राइनेस में इनके मॉइस्चराइज़र जो रहते हैं वो इनमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि स्किन खुद से ओल्ड एज में जो ऑयल बनाती है वो बहुत ही कम हो जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्किन का ऑयल बहुत कम होते जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बुजुर्गों को धूप लेनी भी है और ठंड से भी बचना है और अपने खान पान का भी ख्याल करना है। और सिर्फ बुजुर्गों को नहीं, हम सभी को ही इस सर्दी के मौसम में अपना खास ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो व्यायाम को लेकर हो, चाहे खान पीन को लेकर हो, चाहे धूप में बैठने को लेकर हो। तो डॉक्टर सौरभ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे हम आपसे किसी नए सब्जेक्ट के साथ और नई उसके साथ। नमस्कार।